नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और स्पेशली बिगनर्स के लिए, जिनके माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाएं या ना बनाएं, अगर बनाएं तो किस तरह से बनाएं, कैसे बनाएं। तो इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स बनाना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप नहीं बना रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, बाकी एस्पिरेंट से आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, सैंपल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान नोट्स आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण का काम कर सकता है। मतलब लास्ट मोमेंट में जो आपको एक बूस्ट देगा आपके प्रिपरेशन में, वो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई नो मैटर आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहीं से भी किसी भी प्रकार का नोट्स मिल जाए, आपके खुद के द्वारा बनाया हुआ नोट्स, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि नोट मेकिंग इतना ज़्यादा जरूरी क्यों हो जाता है यूपीएससी एग्जाम में। मैं आपको कुछ 4-5 चीज़ें बताता हूं। सबसे पहला है कि ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है और ऑर्गेनाइज करता है। मतलब यूपीएससी में आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो क्या ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल है कि लास्ट मोमेंट पर, जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या फिर आप मेंस देने जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसके पहले आप यहाँ पर नोट्स के बिना पूरी तैयारी कर पाओगे और रिविजन कर पाओगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जरूरी है कि आप एग्जाम देने जाएं, उसके पहले आप बार बार रिवाइज कर सकें और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास अपना खुद का बनाया हुआ कंसाइज नोट होगा। अब नोट्स का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग तो क्या है कि पूरा का पूरा बुक ही छाप देते हैं। जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो तो अपना खुद का एक लक्ष्मीकांत लोग बना लेते हैं। प्लीज़ ये गलती मत करिए। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, लेकिन बहुत कंसाइज होना चाहिए। जितना आप उसको छोटा कर सकते हो चीज़ों को, उतना आपको करने की ज़रूरत है ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको रिविजन में दिक्कत ना आए। एक तो ये हो गया। दूसरा है बेटर रिटेंशन। मतलब जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको रिटेन करने में आसानी होती है। इसका सिंपल कारण यही है कि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाते हैं। यूपीएससी एग्जाम में अक्सर आपने देखा होगा, हर एक एक्सपर्ट और टॉपर आपको यही कहता है कि आप एक ही सोर्स को जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो रिवीजन भी अगेन पॉसिबल तभी होता है जब आपका खुद का नोट्स होगा और उससे आपको रिटेंशन होगा, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी और एग्जाम में आप उसको एक्चुअल में लिख पाओगे। मेंस एग्जाम में एक्चुअल में आंसर राइटिंग में आप उतार पाओगे और प्रीलिम्स में भी जो है आप जब भी कोई स्टेटमेंट आया, कुछ भी हुआ, तो आपको आसानी से याद आ जाएंगी चीज़ें। तीसरा है आपका पर्सनलाइज्ड रिसोर्स। देखो, उसकी अलग ही बात होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो स्टडी आईक्यू का जो कोर्स है, जैसा आप सब जानते हैं यूपीएससी का, उसमें हम बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं और उसमें एक हैंड रिटन नोट्स की भी हम फैसिलिटी लेकर आए हैं ताकि चीज़ें आसान बनाई जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि भले ही वो हैंड रिटन नोट्स हमारी टीम के द्वारा बनाया जाता है, उसके बावजूद भी आप अगर बना सको तो वो सबसे बेस्ट है। अपने खुद के हाथों से लिखा हुआ जो नोट्स होता है ना, उसको बड़े आसानी से आप पढ़ पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना पर्सनलाइज्ड रिसोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। क्योंकि मान लो अगर कोई दूसरा पर्सन नोट लिखा है तो वो अपने हिसाब से लिखा है ना। हर एक यूपीएससी टॉपर का नोट्स अगर आप देखिए तो अलग ही आपको देखने को मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि उसकी स्ट्रैटेजी वो दूसरे ने फॉलो की और दूसरे की तीसरे ने। तो जब आप बनाते हो खुद से आपको पता चलता है। और चौथा है आपका क्विक रिकॉल। नोट मेकिंग की वजह से आप इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया, रिवीजन के समय, राइटिंग प्रैक्टिस के समय आप रिकॉल कर पाते हो। और लास्ट है आपका डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है। मतलब जो बल्कि बुक्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, रिसोर्सेज देखना है, तो उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली थोड़ा सा आपका बुक्स रहेगा जिसमें आपका पूरा नोट मेकिंग रहेगा, वही आपका पूरा रिसोर्स बन जाएगा यूपीएससी के लिए। फिर उसके बाद आपको बस उसमें एडिशन करना पड़ेगा जो भी है। खैर, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि चैलेंजेस क्या आते हैं। जो यूपीएससी का वास्ट सिलेबस है उसको डील करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक है आपका लैक ऑफ कंसोलिडेटेड मटेरियल। मतलब आज के, देखो, पहले तो क्या होता था कि मटेरियल्स की कमी होती थी, इंफॉर्मेशन होता नहीं हो। आज के डेट में तो इंटरनेट के आने की वजह से और जिस तरह का एक्सेस हो गया है लोगों को, यहां पर इंफॉर्मेशन आपके पास घने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। और जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं और स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जिसको पता नहीं है, जब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो गुम सा हो जाता है, गायब सा हो जाता है इस बड़े बवंडर में।
तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है उसकी कमी है, लेकिन आप नोट्स के माध्यम से वो कंसोलिडेटेड मटेरियल बना सकते हो। फिर इसके अलावा कंटिन्यूअस अपडेट, मतलब लगातार यूपीएससी में आपको पता है एक तो स्टैटिक पार्ट हो गया, लेकिन जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं उसमें आपको कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है। और जैसे जैसे अपडेट होगा तो जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे तो आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं। फिर है आपका बहुत ज़्यादा डायलेमा रहता है कि इसको पढ़ें ना पढ़ें, तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। लेकिन अगेन नोट्स जो है वो आपकी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ओवरलैप भी देखने को मिलता है, जैसे जनरल स्टडीज़ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपका ऑप्शनल हो गया, कई चीज़ें ओवरलैप रहती हैं। लेकिन अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो भी आपका समाधान हो जाएगा। और साथ ही साथ जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कि जो यूपीएससी नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि ये नोट्स स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, मतलब जब आप नोट्स बनाने की शुरुआत करें उसके पहले आपको ये चीज़ जरूर करना है, और वो ये है कि यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से समझना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देख लेना है, अटेम्प्ट कर लेना है। तो इससे होगा क्या कि जब आप नोट्स एक्चुअल में बनाने जाओगे ना, तो आप पूरी की पूरी बुक नहीं छापोगे। आपको पता है कि किस चीज़ पर फोकस करना है, क्या मुझे नोट्स में लिखना है। और देखो ऐसा नहीं है कि जो पहला इंसान, जब आप शुरुआत करते हो ना नोट बनाने की, तो आप बहुत सारे मिस्टेक करोगे। आपको 6 महीने बाद रियलाइज होगा, अरे यार मैंने नोट्स में ये क्यों लिख दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये प्रोसेस है, इट्स ओके, उससे डरना नहीं है। कई बार होगा क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा यार ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स ओके, आप एटलीस्ट शुरुआत तो करो। तो यहां पर क्या है ना कि नोट्स बनाने से पहले वो आप मिस्टेक कम तब करोगे जब आपका यूपीएससी का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पता होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, आपने पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लिया होगा, कैटेगराइज कर लिया होगा, स्टैटिक टॉपिक क्या होता है, करंट कितना होता है, वेटेज किस टॉपिक में ज़्यादा आता है। तब आपका जो नोट्स मेकिंग है वो बहुत अच्छे से बनने लगेगा। अच्छा, यहां पर बेसिक रूल्स ध्यान रखिएगा नोट्स मेकिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग मिस्टेक करते हैं। एक तो क्या है कि आपको कंसाइज रहना है, मतलब चीज़ों को बुलेट पॉइंट में लिखना है, सिंपल। आपको पूरा पूरा पैराग्राफ में नहीं लिखना है, स्टोरी लिख दोगे तब तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे लास्ट में। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने खुद के शब्दों में अगर आप लिखोगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा रिटेन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का एग्जाम यहाँ पर आपका इंग्लिश का एग्जाम नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे फैंसी वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको समझाना है, बस जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए, वो आपको समझने में आसानी होगी और आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको स्मार्टली ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें, जैसे हेडिंग लिखना है, सब हेडिंग, डायग्राम, तो वो सब कुछ मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन जितना ज़्यादा स्पेशली डायग्राम के थ्रू अगर आप कर सको, कोई टॉपिक है उसमें 7 सब टॉपिक है, तो एक डायग्राम बना दिया ऐसे ऐसे करके, तो कुछ भी आप फ्लो चार्ट बना दिया, तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाना ऐसा नहीं है कि बस नोट्स बनाकर छोड़ दिया, 8 महीने के बाद वापस से खोल रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं, उसको रिवाइज करते रहना है, अपडेट रखते रहना है। कई बार होता है, मैं पहले एग्जाम की तैयारी करता था तो पहले नोट्स बनाता था, क्या करता था ना, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देता था हर टॉपिक में, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा ना कुछ उससे लिंक आएगा, तो उसी नोट्स के नीचे ही मैं वहां पर लिख देता था। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मुझे अलग से कहीं पर नहीं बनाना पड़ा है। तो नोट्स मेकिंग में मैं क्या करता हूं, कोई भी टॉपिक जब लिख रहा होता हूं तो बीच में स्पेस छोड़ देता हूं, ताकि कोई भी अगर मुझे अपडेट करना हो, उसमें से हटाना हो, डालना हो, एडिशन करना हो, तो वो मैं आसानी से कर पाऊँ। आप समझ लो, तो ये आप जरूर करना, अभी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। आपको बार बार अलग से चीज़ें नहीं लानी पड़ेगी, दूसरे पेज पर नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नोट्स भी क्या है कि कई लोग डाउट में रहते हैं कि सर फिजिकल नोट्स बनाएं, डिजिटल नोट्स बनाएं। देखो आज का तो डिजिटल का ही ज़माना है वैसे देखो तो, लेकिन मेरे टाइम में आई थिंक 10 साल पहले, 11 साल पहले मुझे याद है, मुझे तो हैंड रिटन ही चाहिए था उस समय। ऑल्दो कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया था डिजिटल, लेकिन मेरे लिए वो जो पेन कॉपी जो होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से जमता था। और देखिए, इससे आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है काफ़ी हद तक, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि अब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि आपको, आप कहीं बाहर हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पर जो है तुरंत अपडेट रखना पड़ता है। तो डिजिटली क्या होता है, आपको फ़ायदेमंद होता है, आप कहीं पर हो, कुछ भी हो, तुरंत अपडेट कर पाओगे अपने टैब में, मोबाइल में, जैसे भी आप बना रहे हो। डिजिटल नोट्स भी आप कई तरह से ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे एवर नोट हो गया, नोशन हो गया, कई प्रकार के हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, जैसे आपको बनाना हो, मतलब
मतलब ये आपके सुविधा के हिसाब से आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा, ये मैं आपको अब नोट्स मेकिंग के बारे में बताऊं, स्ट्रैटेजी क्या करना है, उसके पहले जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि देखिए स्टडी आईक्यू का जो यूपीएससी बैच है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट यहां पर आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है ताकि पूरे वैलिडिटी के दौरान वो आपके साथ रहें, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, वो आपके साथ जुड़े रह सकते हैं। और देखिए उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा 18 बुक्स का पूरा सेट जो है वो आपके घर भेजा जाता है, आपको अलग से कोई बुक्स भी नहीं लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बैच है, 2028 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बैच अवेलेबल है। जिस भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ले सकते हो। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा यहां पर ऑप्शनल के भी कोर्सेज हैं, कई सारे ऑप्शनल जो हैं वो स्टडी आईक्यू पर आपको मिल जाएंगे, वो भी आप चूज कर सकते हैं। चलिए यहां पर नेक्स्ट अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी की नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। मैं पहले आपको सोर्स वाइज बताऊंगा कि नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी हर एक सोर्स के हिसाब से कैसे हो। एक तो मान लीजिए जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी पर आपको किस चीज पर फोकस करना है, वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मतलब एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, वही इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, उसके अलावा कुछ नहीं। जो जो एनसीईआरटी में लिखा है ना कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आप चाहे एंशिएंट हिस्ट्री उठा लो, इकोनॉमिक्स उठा लो, पॉलिटी उठा लो, कुछ भी, वहां पर ज्योग्राफी, सब में आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। तो वहां पर आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं, डेफिनेशन हो गया, कुछ फैक्ट्स हो गए, एग्जांपल्स हो गए, वो अपने नोट्स मेकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और नोट्स कैसे हो सकता है, ये आपका चैप्टर वाइज कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। मतलब मान लीजिए 8th क्लास से आप स्टार्ट कर रहे हो, 10th की, 11th की, तो उसकी जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर का एक समरी टाइप का बना लो, बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर लिख लो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी हेडिंग टाइप का, मतलब एक हेडिंग डाल दिया, फिर सब टॉपिक्स, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं सोर्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ किस चीज़ पर फोकस करना है। दूसरा, जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी हो गया जीसी लियोंग, या फिर कोई और भी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको अगेन पूरा का पूरा बुक नहीं लिखना है। ये मिस्टेक मत करना, बहुत से लोग को लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बुक में ही पूरा हाईलाइट कर देते हैं। एक फायदा क्या है, और ध्यान रखिएगा कभी भी आप नोट्स बनाएं, पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती मत करना। पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स मत बनाना। जब आप दूसरी रीडिंग स्टार्ट करो ना बुक्स की, स्पेशली ये स्टैंडर्ड बुक्स की, तभी आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि पहली रीडिंग में अगर आप बनाओगे ना तो पूरा का पूरा वही सेम कॉपी कर दोगे। दूसरी रीडिंग में आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये तो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टॉपिक वाइज बुलेट नोट्स आपको लिखना है। और अगर आप में से कई लोगों को डर लगता है कि यार ये कहाँ मिलेगा, तो पेज रेफरेंस नंबर भी लिख दो कि ये जैसे बुक का आप कर रहे हो पॉलिटी का, तो वहाँ पर पेज P और 56 नंबर पेज ऐसा भी डाल दो, ताकि वो जब आप पढ़ रहे हो अगर आपको याद ना आए, समझ ना आए नोट्स में, तो आप डायरेक्टली उस पेज पर जा सको, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम, फ्लो चार्ट, 1 पेजर, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको फॉलो करना। फिर है आपका मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर। देखो अगेन न्यूज़पेपर में मैं भी क्या करता था, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, कुछ उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया, कुछ ऐसा हो गया, मान लो कोई नई स्पीसीज सामने आई, तो नई स्पीसीज आई तो उसका नाम लिख दिया, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, 2-3 पॉइंट में मेरा वो नोट्स बन गया है करंट अफेयर्स का, ठीक है। उसी प्रकार से मंथली मैगजीन में मैं अलग से नोट्स नहीं बनाता था, बस थोड़ा उसी में हाईलाइट कर देता था, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली क्या होता है, जो डेली और वीकली नोट्स इसमें आप बना सकते हैं, मंथली जो मैगजीन होता है और जो करंट अफेयर्स होता है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। डेली बनाना है डेली बनाओ, मंथली के हिसाब से बनाना है वीकली के हिसाब से बनाना है, लेकिन बनाओ जरूर। और स्पेशली GS2 और GS3 में ये बहुत हेल्प करता है, ये करंट अफेयर्स वाला। गवर्नेंस पॉलिटी GS2 में टॉपिक है आपका, इंटरनेशनल रिलेशन GS3 में इकोनॉमी एनवायरमेंट, काफी हेल्प करेगा। खैर, चौथा है आपका गवर्नमेंट के वेबसाइट्स और रिपोर्ट। अगेन यहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट है, PIB, PRS जो भी आप फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, तो इन सबके भी नोट्स इंपॉर्टेंट जो आते हैं, अगेन बुलेट पॉइंट्स में बनाइएगा। स्पेशली स्कीम्स पर फोकस करिए, पॉलिसी जो सरकार लेकर आ रही है, और कुछ जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको मेंस में एग्जाम में हेल्प करता है, क्योंकि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो तो कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर आप डाल देते हो ना पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है उसमें। तो ये चीज आपको फॉलो करना है। फिर इसके अलावा ऑप्शनल में तो देखिए जो आपके ऑप्शनल एक्सपर्ट हैं वही आपको बताएंगे, लेकिन अगेन यहां पर आपको जो कोचिंग नोट्स हैं वो आपको बनानी ही बनानी है। ऑप्शनल में तो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में भी जाना पड़ता है, और नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो बहुत इशू हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगेन सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कंसाइज टॉपिक वाइज समरी आपको बनाना है, थियरी को करंट इवेंट से लिंक करना है, और केस स्टडीज पर फोकस करना है। आप समझ रहे हो, ऑप्शनल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो थियरी पार्ट है उसको करंट अफेयर से और फिर केस स्टडी से, ये सब आप लिंक करते चलिए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि
आप जब आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, तो उसमें आपको अच्छा इंट्रोडक्शन चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, एग्जांपल्स चाहिए, तो वो सब के लिए भी नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब भी लिख दो थोड़ा सा। जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा मेंस के सिलेबस में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वुमेन, पॉवर्टी, एजुकेशन, तो उसमें आपका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ताकि जब आप मेंस में जाकर लिख रहे हो ना, तो ये आपके पास पहले से मटेरियल प्रिपेयर हो, क्योंकि कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा ही वुमेन से रिलेटेड, कोई ना कोई क्वेश्चन पॉवर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो एक यूनिवर्सल नोट्स आपका बन जाता है, हर एक टॉपिक के साथ चला जाएगा। तो उसके ऊपर आप जरूर फोकस कर लीजिएगा। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल के ऊपर कि फॉर एग्जाम्पल आपको नोट्स बनाना कैसे है। मैं यहां पर एग्जाम्पल लिया हूं फंडामेंटल राइट्स का। मान लीजिए आप पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट है ना, उससे आप शुरुआत कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का आपको नोट्स बनाना है। आप ये कैसे बनाओगे, जस्ट इमेजिन करके देखो। तो यहां पर देखिए क्या है ना, कि नोट्स बनाने से पहले आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, एक तो जो मैंने आपको बताया। फिर यहां पर क्या है कि लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी जो भी आप पढ़ रहे हो, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहां पर सब टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का पूरा नोट्स आपको बनाना है, तो एक हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, फीचर्स, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स, एक्सेप्शन एंड रिस्ट्रिक्शंस, रिलेटेड आर्टिकल्स, लैंडमार्क जजमेंट, करंट अफेयर्स, ये अगर आपने कर लिया ना, पूरा का पूरा आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो नोट्स में कवर हो जाएगा। और देखो फंडामेंटल राइट से 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको अलग अलग टॉपिक्स में कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, एक तो आपको नोट्स में बुलेट पॉइंट्स में लिखना है कि ये पार्ट 3 के अंदर आता है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में इंक्लूड होता है। फिर ये अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ये सिटीजन्स और फॉरनर्स, कुछ केसेस में फॉरनर्स के लिए अवेलेबल है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और देखो लिस्ट आपको कैसे बनाना है, बस ये नहीं कि 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, ये तो सबको ही पता है, ये आप भी कर लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाएगा नोट्स में, साथ साथ आप ये भी लिख देना कि यहाँ पर सिटीजन्स के लिए क्या ये अवेलेबल है, क्या ये फॉरनर्स के लिए अवेलेबल है, मतलब आर्टिकल 14-15 क्या ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होगा, तो वो आप यहाँ पर साथ ही साथ लिख देना। राइट टू फ्रीडम ये आपका सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये सिटीजन और जो है फॉरनर्स दोनों के लिए अवेलेबल। तो आप समझ रहे हो, इस तरह से आपका लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बन जाएगा। फिर तीसरा आपका फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स, जैसे ये जस्टिसिएबल है, इट इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पूरा एक लाइन नहीं लिखना है लंबा सा, बस आपने लिख दिया जस्टिसिएबल, ये एनफ है, क्योंकि आप रिकॉल कर पाओगे। जस्टिसिएबल मतलब ये कोर्ट में जाकर आप, अगर मान लो आपका उल्लंघन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो मतलब आप कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हो और कोर्ट आपको न्याय दिलाएगा। फिर यहां पर आर्टिकल 32 ये प्रोटेक्ट करता है पूरा फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर साहब ने कहा था हार्ट एंड सोल। तो ये छोटे छोटे बस वर्ड आपको लिख देना है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाना है, ताकि नोट्स आपका कंसाइज रहे, छोटा सा रहे। और ये इमरजेंसी के समय सस्पेंड हो सकता है एक्सेप्ट 20 और 21, ये आप लिख देना। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होता है इसके अंदर। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, जैसे आप देख सकते हो आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन यहाँ पर सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, ये सब होना चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स लिख देना यहाँ पर, ये क्या है आपके मेंस एग्जाम में बहुत मदद करेगा। जैसे ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख दोगे मेंस में। केशव नंदा भारती स्टेट ऑफ केरला 1973 में, जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया गया था। मेनका गांधी वर्सेस, मतलब ये कुछ जो है, ये मैं आपको बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। करंट अफेयर्स के साथ लिंकेज, मतलब मैंने आपको बोला ना कि मान लो ये पूरा टॉपिक आपने लिखना, पूरा नोट्स बनाया फंडामेंटल राइट्स का, अब 1-2 पेज यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि समय समय पर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते ही रहेंगे। तो यहां पर जैसे 2017 का राइट टू प्राइवेसी हो गया, पुट्टास्वामी केस हो गया, फिर इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, तो ये सब आपका जो है करंट अफेयर से लिंक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टॉपर का एक नोट्स आप देख सकते हो यहां पर, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जैसे प्रेसिडेंट, उसके बारे में आर्टिकल 52 इसमें क्या क्या है ये उन्होंने लिख दिया था। फिर इवोल्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैसे हुआ, ये एक नोट्स बना दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर वैकेंसी जो है प्रेसिडेंट ऑफिस का, वो कब होता है, हटाया कब जाता है, तो इसको डायग्राम के मतलब 2-3 पेज में जो है पूरा का पूरा प्रेसिडेंट वाला चैप्टर हो गया। अब आप लक्ष्मीकांत खोलोगे तो वो आपका 10 पेज में देखने को मिलेगा। आई होप ये जो बेसिक चीज है वो आप समझ पा रहे होगे। और देखो यहाँ पर भी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है कि नोट्स को आपको रिवाइज, जितना रिवाइज करो उतना इंपॉर्टेंट है। 3-1-2 रूल जो अपना लो आप, कि प्रीलिम्स के पहले 3 बार 4 बार, मैं तो जितनी बार कोशिश करता था उतनी बार रिवाइज करके जाता था और बहुत हेल्पफुल होता था। मेंस के पहले रिवाइज करो, शॉर्टर बनाओ, कंप्रेस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स जितना शॉर्ट होगा, कंप्रेस होगा, उतना फायदेमंद होगा। अच्छा, फाइनल टिप मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर। अगेन, एक तो क्या है कि पूरा का पूरा बुक नहीं लिखना है,
नोट्स में। फिर एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, एकेडमिक नहीं है, ये कोई आपका स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आपको एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए करना है। आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैथ्स जितना यूज करोगे उतना आपके लिए नोट्स में आसानी होगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है कि मान लो 500 पेज की बुक है तो वो आपका पूरा नोट्स 40 से 50 पेज में हो जाना चाहिए। और नोट मेकिंग को अपना हैबिट बनाओ, कभी भी स्किप मत करो, कभी नहीं मन करा है तो भी बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड रखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और इसके अलावा भी देखिए क्या है ना कि बिगनर से रिलेटेड बहुत सारे मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, यूपीएससी एग्जाम है क्या, सिलेबस क्या है अंदर, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ बहुत सारे बिगनर्स वाले जो किट है ये आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइए और भी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि आपकी इसमें हेल्प हो सके। और अगेन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनफैक्ट पूरा जो टाइम टेबल है वो हम आपको पहले ही दे देते हैं कि यहाँ पर कौन से डेट से कौन से डेट तक आपका क्लासेस चलेगा, कौन सा कवर किया जाएगा। तो इससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा भी नहीं, और आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाएगा। अगेन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और जैसा कि आपको मैंने बताया, इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो, मेरी पर्सनल टीम इस पर बैठी हुई है जो कि आपको अच्छे से गाइड करेगी। सो होप टू सी यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। थैंक यू। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर यूपीएससी कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है। सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, पीआरपी एंड एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी और दूसरा 7 डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज। तो दोस्तों, अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर।